क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। हमारा जो पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से है हेल्थ इश्यूज़, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हेल्थ इश्यूज संबंधित है। देखिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बप्पी लहरी जी की डेथ होगी। उनको हालांकि बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन उसमें से जो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ बताया गया वो था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको रात को सोते समय क्या है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप होती रहती है, स्टार्ट होती रहती है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप होने की वजह से जो है एयर नहीं पहुंच पाती है, और उसकी वजह से क्या है कि हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। ठीक, रीज़न है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, लेकिन उसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। ये वाइडली प्रिवलेंट है, लेकिन ज़्यादातर डायग्नोज नहीं होती है। और ये स्लीप में ज़्यादातर जो लोग मोटे लोग होते हैं, ठीक है ना, मोटापा जो है इसका कारण होता है। महिलाओं में कम होता है, ठीक है ना, महिलाओं में कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और इसमें होता क्या है कि भाई साहब, जो लार्निक्स और फार्निक्स है, यानी कि स्वर यंत्र है और ग्रसनी, इन दोनों के बीच में एक जो है वसा विकसित हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट विकसित हो जाता है और मसल इन द थ्रोट। और जब सांस लेते हैं या फिर, तो उसकी वजह से क्या है, एयरवे जो है स्लीप में वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ने की वजह से और लो ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से जो है आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ इट फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन ओबेसिटी, और उससे ज़्यादा इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा मोटापा लोग का वृद्धि हो जाती है, जिससे कि और समस्या बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि भाई साहब जो है इसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ज़्यादातर लोग सो जाते हैं, ठीक, जिनको ओएसए होता है ये, और अमेरिका में तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है रोड एक्सीडेंट का। ठीक, और जो खर्राटे लेने वाली बात जो है वाली, स्नोरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओएसए। लेकिन एवरीवन जिसको भी स्नोरिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ओएसए हो। ठीक, और उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है सीपीएपी, यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। ठीक, बप्पी लहरी जी की वजह से चलो ये जो है काफ़ी लोग को होता है, लेकिन डायग्नोज नहीं किया जाता है, तो ये ठीक है। न्यूज़ में आया तो ये पूछा सकता है साइंस में। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित। देखिए, गोबर, गोबर तो समझ ही रहे हो आप, और धन। ठीक, तो मतलब क्या है, गोबर से मतलब कि बायोमास से, जैव द्रव्यमान से सीएनजी बनाना। सीएनजी बेचोगे तो धन मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ अब इसके लिए भी ये जो पूरा एक कार्यक्रम, इसके मशीनरी लगेगा तो प्लांट बनेगा। तो वहीं गोवर्धन प्लांट अभी बायो सीएनजी वाला लगाया गया है इंदौर में। प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 19 फरवरी को। ठीक, अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, हम लोग ने इसको कवर भी किया था करंट अफेयर में, 2.0 चालू किया था, जिसमें उनका ओवरऑल विजन है कि गार्बेज फ्री सिटी हो, यानी कि कचरा मुक्त शहर हो। स्टार रेटिंग भी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। स्टार रेटिंग क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। उसी की ये स्कीम भी है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक, और इसमें जो है वेस्ट टू वेल्थ वाली बात करी गई है कि भैया अपशिष्ट से जो है आमदनी हो, वेल्थ बने, ठीक है ना, धन बने। और साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है भाई साहब, कि जो आपने बनाया उसको यूज़ किया, फिर उसके बाद जो है वो ख़राब हो गया, तो उसमें जो रीयूज़ हो सकता है उसको रीयूज़ करो, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करो, और जो दोबारा ना यूज़ करना चाहते हो आप, उसको रिड्यूस करो अगली बार बनाने में। तो ये 3R वाला जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी को बताता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें बायो प्लांट में आपके सीएनजी के इंदौर में है। ठीक, बाकी कितना क्या करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इससे ज़ीरो लैंडफिल मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कि जैसे आपने देखा हो ना, कचरे का बहुत पहाड़ बन जाता है, वो नहीं होगा इस वाले में। ठीक, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स भी हैं भाई, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगी। ठीक, ग्रीन एनर्जी मिल रही है भाई साहब। भाई सीएनजी बना रहे हो तो एक एनर्जी तो है ये, और साथ ही साथ कुछ जो पोर्शन है इस बायोमास से फर्टिलाइज़र की तरह भी होगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की तरह भी होगा। तो फर्टिलाइज़र मिल रहा है, ग्रीन एनर्जी मिल रही है, उत्सर्जन कम हो रहा है, लैंडफिल की साइट नहीं बनानी पड़ रही। बहुत सारे फ़ायदे हैं, अच्छा बनाया गया है। बाकी कौन कौन इसमें जो है पैसे दे रहा है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक,
और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित है। देखिए एक चीज़ कर लेना, अभी छत्तीसगढ़ वाला जो है प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि जो रेलवे के जोन्स होते हैं ना, रेलवे जोन्स, रीजनल जो हो गया, सेंट्रल हो गया, नॉर्थ हो गया, सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल हो गया, इस टाइप के, और उनके हेडक्वार्टर्स, ये जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए ये क्यों मुझे याद आया, एक तो छत्तीसगढ़ वाला पेपर भी एनालिसिस करके दिया था टेलीग्राम चैनल पे, वो उसकी वजह से। दूसरा, ये कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन अभी इसको बनाया गया है, इसमें 2 एडिशनल रेलवे लाइन डाली गई है थाने और दीवा के बीच में। प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है अभी डेडिकेट किया है नेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कल्याण जंक्शन रेलवे क्या है, चक्कर क्या है कि ये सेंट्रल रेलवे का मेन जंक्शन है। ठीक, जैसे कई सारे जोन मैंने बताया ना, रेलवे के जोन है, तो सेंट्रल जोन जो है, सेंट्रल रेलवे जो है, इसका मेन जंक्शन है कल्याण। ठीक, और इसमें नॉर्थ साउथ साइड से जो भी आती हैं ट्रेन्स, या फिर साउथ साइड से जो भी आती हैं, दक्षिण से या उत्तर से जो भी आती है, वो कल्याण में यहाँ पे मिलती है, फिर इसकी तरफ बढ़ती हैं। ठीक है ना, फिर ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाते हैं, जो कि मुंबई में है। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए इस पर ट्रैफिक बहुत होता है। अब आपको पता है भाई साहब कि मुंबई में लोकल ट्रेन भी बहुत चलती हैं, ठीक, और सब अर्बन ट्रेन बहुत सारा चलती हैं। साथ ही साथ अब इसमें 4 ट्रैक हैं, कल्याण जंक्शन रेलवे के पास में 4 ट्रैक थे, जिसमें 2 ट्रैक तो भैया लोकल, स्लो लोकल ट्रेन, और 2 ट्रैक जो है फास्ट लोकल और मेल एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन के लिए था। अब क्या किया गया कि 2 और रेलवे लाइन बना दिए गए। ठीक, बाकी की जो 2 ये नए बनाए गए हैं रेलवे लाइन, ये आपके अलग करने के लिए हैं। ठीक है ना, जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स हैं उनको शॉर्ट रूट की ट्रेन से अलग करने के लिए। लॉन्ग रूट की ट्रेन के अलग कर लो भाई, और भी तो चल रही ना, जैसे नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, इन सबको। तो इसके लिए ये मेन जंक्शन पे 2 नई रेलवे लाइन बनाई गई हैं। 2 एडिशनल रेलवे लाइन जो है वो कनेक्ट करेंगी थाने और दीवा को। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो कि यहाँ पे जरूरत थी, कल्याण जंक्शन रेलवे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एजुकेशन संबंधित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। उच्चतर शिक्षा क्या होता है? हायर एजुकेशन, जैसे कॉलेजेस हो गए और ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ने याली स्कीम को जो है अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, अनुमोदित कर दिया है 2026, 31 मार्च 2026 तक, या उससे पहले कोई समीक्षा होती है तब इसको, मतलब तब तक के लिए अलाउ कर दिया है। ठीक, इसमें सेंट्रल शेयर भी होता है और स्टेट का भी शेयर होता है, पैसे वैसे लगाते हैं दोनों लोग ही। तो ये कौन सी हुई? केंद्रीय प्रायोजित स्कीम हुई। ये बात भी आपको समझ में आ गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है याली स्कीम। ठीक, इसमें देखिए स्कीम में ऑपरेटिंग ये किया जाता है मिशन मोड में। ठीक, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उनको वो चाहती हैं कि इक्विटी, एक्सेस और एक्सीलेंस को अचीव कर सकें। मतलब समझ रहे हो कि हर किसी के लिए दरवाजे, मतलब इन कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के गेट खुले रहें। ठीक, और हर किसी की पहुंच में हो, और हर मतलब उत्कृष्टता भी हो, यानी कि क्वालिटी बहुत अच्छी अच्छी बनी रहे। नया फेज जो रूसा का है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, इसको मतलब यही है कि जो लोग के पास अभी तक शिक्षा, उच्च शिक्षा पहुंच नहीं पाई है, जैसे महिलाओं के पास नहीं पहुंच पाई है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सल एरिया में नहीं पहुंच पाई है, कुछ डिफिकल्ट ज्योग्राफी वहाँ नहीं पहुंच पाई है, अंडर सर्व्ड एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, लोअर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, तो ऐसी जगहों तक फैलाओ उसे। ठीक, ये इसमें जो है मेन, यहाँ पे वो भी जो भी डिसएडवांटेज एरियाज हैं सब जगह इसको फैलाया जाए, ये इसका एम है नए फेज में। ठीक, वहीं और इसमें मदद जो है आपका जेंडर इंक्लूजन होना चाहिए, इक्विटी इनिशिएटिव, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। ठीक, और मॉडल डिग्री कॉलेजेस जो है इसमें बनाने की कोशिश करो, ताकि मतलब उसी तरीके से बाकी लोग भी और आगे इसको बढ़ाएं। ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बनाना है, यानी कि बहु विषयक शिक्षा देना है, कि सिर्फ एक ही शिक्षा मतलब विषय का ना हो, और रिसर्च की तरफ भी बढ़ावा दो। यूनिवर्सिटी में देखो रिसर्च की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा जोर जा रहा है। अब रिसर्च जरूरी है, अनुसंधान होना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च नहीं करेंगे तो कॉपी पेस्ट करते करते तो कुछ हो ही नहीं सकता। ग्रांट भी दिए जाएंगे नए जो फेज़ में, जो है आपका अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक, जो भी मान्यता प्राप्त या फिर अभी गैर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उनको जो है बढ़िया इंडियन लैंग्वेजेस में बढ़ावा देने के लिए टीचिंग को जो है इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग।
अब प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, आप लोगों ने देखा ही है भाई साहब, बहुत जगह प्लास्टिक पैकेजिंग हो रही है, ठीक। लेकिन ये पैकेजिंग कोई प्रोड्यूस तो करता होगा, तो वो कौन हुआ? प्रोड्यूसर, यानी कि आपका उत्पादक, ठीक। उसकी कुछ जिम्मेदारी हैं, ठीक। कि आप अभी क्या होता है कि भैया प्लास्टिक पैकेजिंग बनाते समय जो भी मानक स्टैंडर्ड दिए गए हैं, वो जिम्मेदारी तो है ही है कि उनका अनुपालन करें। साथ ही साथ अब एक्सटेंडेड की बात हो रही है, यानी कि विस्तारित किया जा रहा है। विस्तारित क्या चीज़ है कि भाई साहब आपने जिसको भी ये बेचा सामान, तो उससे कुछ आप वापस भी ले लो, ठीक है ना। तो अभी तक क्या था कि बेचने तक की जिम्मेदारी थी, अब यह बेचने के बाद भी विस्तार किया जा रहा है, एक्सटेंडेड किया जा रहा है। जिम्मेदारी आपकी है कि आप वापस ले लो और उसका जो है सही तरीके से उसको डिस्पोज करो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से ये चीज़ किया है। तो पूरा कौन सा सौ में है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित है। अभी क्या हुआ है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, उसने अधिसूचना जारी की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, यानी कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो रूल हैं 2016 वाले, ठीक। इसमें देखिए वहीं से बढ़ावा देना है कि 3R यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ठीक, प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट में। और नए ऑल्टरनेटिव ढूंढो भाई प्लास्टिक का, प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का इंतजाम कुछ किया जाए या फिर जूट के थैले का, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी स्टेप लेने हैं कि सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग जो है बन सके, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल उसको बायोडिग्रेडेबल या फिर किसी तरीके से उसको डिस्पोज करना एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से पॉसिबल हो सके, ठीक। रीयूज़ करो जो भी हो सकता है भाई। रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है। अब देखो पीछे अभी जो प्लास्टिक रूल्स अमेंडमेंट किए गए हैं 2021 में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब 75 माइक्रोन की बनानी है, 50 नहीं है। इसमें अपडेट आप लोग को है कि नहीं है? 75 माइक्रोन की बनाओ, वो थोड़ी मोटी होगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो जो है लोग, या तो पैसे ज़्यादा लगेगा तो लोग अपने खुद के कपड़े के थैले या फिर जो है जूट के थैले लेंगे, और अगर ले लेंगे पैसा ज़्यादा लेके तो उसको रखेंगे फिर से यूज़ करेंगे, तो सिंगल यूज़ वाली जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक भारत ने ये कहा है कि 1 जुलाई 2022 तक के बाद हम बैन कर देंगे। 1 जुलाई 2022 से बैन हो जाएगी सिंगल यूज़ वाली, ठीक है। क्वेश्चन मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे आप लोग से पूछा भी था, ठीक। करंट अफेयर्स MCQ क्विज, ठीक, ये करके अपना एक नया चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चलिए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसको रीयूज़ कर लो भाई, दोबारा यूज़ कर लो, ठीक। और जो फ्रेश प्लास्टिक पैकेजिंग है, कुछ गाइडलाइन ऐसी भी दी है जहाँ रिड्यूस हो सकता है वहाँ पर रिड्यूस करो, मत करो मतलब जब फ्रेश प्लास्टिक मटेरियल बना रहे हो तो उसमें मटेरियल कुछ रिड्यूस भी कर दो, ठीक। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ रिसाइकलिंग भी होनी चाहिए। तो इन्होंने देखो तीनों आर जोड़ दिए, रीयूज, रीड्यूस और रीसाइकिल, ठीक। यही सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, ठीक। और EPR जो गाइडलाइन है ये बूस्ट देगा कि भाई साहब जो औपचारीकरण है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर वो बढ़े। और सिग्निफिकेंट फर्स्ट में अभी यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि देखो इन्होंने एक मार्केट मैकेनिज्म चालू करने की कोशिश करी है, बाजार तंत्र स्थापित करने की कोशिश करी है। मान लीजिए कोई एक प्रोड्यूसर है जिसका नाम है A, ठीक। उसको जो भी उसने मतलब बनाया उसका उसी के हिसाब से तो उसकी विस्तारित प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसने बनाया 100 किलो, ठीक, और उसको कह दिया तुम जो है मार्केट से जितना चाहो उतना उठा लो, ऐसा नहीं है, ठीक। उठा सकता है, ठीक। 100 किलो बनाया तो उसका कुछ परसेंटेज होगा कि भाई साहब इतना तो उठाओ, उतना उठा लिया। उससे मान लीजिए उससे कह दिया कि तुम 50 किलो उठा लो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन A ने क्या है कि थोड़ा अच्छा काम करते हुए 50 के जगह 60 उठा लिया, तो जो ये 10 उठा लिया ना, ये अधिशेष हो गया, सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने निभाई। तो इस निभाने की वजह से इसको मिलेंगे इसके सर्टिफिकेट, ठीक, प्रमाण पत्र मिलेंगे। और इस प्रमाण पत्र को कोई मान लीजिए B था, ठीक, उसको भी 50 का लक्ष्य दिया गया था लेकिन वो 40 ही कर पाया, तो वो 10 जो है इससे सर्टिफिकेट खरीद लेगा A से, और उसका भी जो है यहाँ पर जो है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। तो एक तरीके की मार्केट मैकेनिज्म, जैसे कि कार्बन ट्रेडिंग की हम लोगों ने देखा था ना, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आया था, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने चालू करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा सकता है, UPSC में तो पूछ सकता है, ठीक। तो मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पे सेटअप करने की बात करी गई है। अगर अधिशेष एक्सटेंडेड कोई मतलब अधिशेष करता है काम, ठीक, सरप्लस करता है तो उसके लिए है, ठीक। अब जो भी ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी काम होगा उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा
डिजिटल बैकबोन होगा, ऑनलाइन सब कुछ जो है उस पर वहाँ पर मॉनिटरिंग भी होगी, ट्रैकिंग भी होगी कि एपीआर ओब्लिगेशन को, जैसे ए वाला है तो उसको कितना टारगेट दिया गया, कितना उसने कवर किया, वो सब वहाँ पे फीड करना पड़ेगा। ठीक, और साथ साथ गाइडलाइन ये भी कहती हैं कि भाई साहब पर्यावरण का मुआवजा भी देना पड़ेगा किसी को अगर वो जो है फुलफिल नहीं करता है जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको। ठीक, पीबो इसमें बोलते हैं, पीबो किसको, पीबो कौन है भाई, प्रोड्यूसर इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स। ठीक, ये लोग अगर इन गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, तो एज ए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक, जो गंदगी फैला रहा है उसको देना है प्रिंसिपल, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा, कुछ पैसा उसको पर्यावरण मुआवजे के तौर पे देना पड़ेगा। अब जब वो ये मुआवजा देगा तो भैया पैसा कुछ कलेक्ट होगा, जब वो पैसा कलेक्ट होगा तो इसका जो है उपयोग किया जाएगा कलेक्शन में, रिसाइकलिंग में, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल में, प्लास्टिक वेस्ट का इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है, ये गाइडलाइन कपल किए जा रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो मैंने आपको बताया 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये पोल्यूशन जो है भाई साहब प्लास्टिक वाला, इसको हमारे देश से ख़त्म किया जा सके। ठीक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप लोग देखा होगा, यूज़ किया, पन्नी दे दो भैया, मोमिया दे दो, कोई कुछ बताएगा कि दे दो और तुरंत फेंक देते हैं इसी। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को कम करना जरूरी है क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है। देखो अब इसमें एक यही मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है एक दो धारी तलवार होती है। जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तब लोगों ने इतना खुशी मनाई थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सारी दुनिया के जो है सारे जो है प्रॉब्लम ख़त्म कर दी इसने। और अब देखो ये वही है ना कि मिडिल पाथ होना चाहिए, ये मॉडरेशन में हर चीज़ होनी चाहिए। अब आपने एक्सट्रीम कर दिया, अब वही चीज़ जो है अब इस समय विशाली बन चुकी है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है। अगर आपने उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया या फिर गलत तरीके से किया, भाई न्यूक्लियर से जो है कैंसर का इलाज भी होता है, न्यूक्लियर से जो है मारे भी जाते हैं लोग। ठीक, तो ये चीज़ भी है, तो यही चीज़ याद रखना। जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है, रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है ना, रिवॉर्ड प्रोजेक्ट क्या है भाई साहब, रिजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक, नाम लंबा सा है। वाटर शेड क्या होता है ये बता देता हूँ। ठीक, जैसे कि कोई एरिया है, ठीक है ना, कोई एरिया है, वहाँ पे पानी की छोटी छोटी धाराएं आती हैं। ठीक, और वो जाके बड़ी नदी में मिलती हैं। ठीक, छोटी छोटी नालियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जहाँ से वाटर शेड हो रहा है, अगर आप साइड से देखो तो जहाँ से वाटर जो है इस स्लोप में है तो पानी यहाँ पे आएगा तो जाएगा ना। तो जो वाटर शेड हो रहा है तो इसके बीच के जो एरिया होता है इसको जो है ये एग्रीकल्चर यहाँ पे हो सकती है। ठीक, और इन सारे वाटर शेड को जो है रुकने ना दिया जाए और लगातार मतलब यहाँ पर पानी पेड़ वेड़ लगाए जाएं, कुछ पानी यहाँ पे रुके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। ठीक है ना, यहाँ पेड़ लगाएं, यहाँ एग्रीकल्चर हो सके, ऐसी एग्रीकल्चर करो कि जो है वहाँ पे बायोड्रेनेज हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है फिर से रिजुविनेट करने के लिए वाटर शेड को और एग्रीकल्चर में रेजिलियंस लाने के लिए एक इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका फुल फॉर्म जो बनता है वो है रिवॉर्ड। ठीक, इसमें वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट आपकी कर्नाटका और उड़ीसा की, कि इनको 115 मिलियन डॉलर का जो है लोन देगी। लोन, ग्रांट नहीं है, लोन है। ठीक, ध्यान रखना, लोन वापस करना पड़ता है, हालांकि ब्याज व्याज बहुत कम होता है और लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट वाटरशेड से संबंधित है, एग्रीकल्चर रेजिलियंस के लिए और नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प यानी कि रेजुविनेशन। ठीक, कर्नाटका, उड़ीसा और इंडिया। और इसमें जो है आपका 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, क्षारीय जो लैंड है, बहाल उसको करने की कोशिश की जाएगी 2030 तक। और फार्मर्स की इनकम को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाना है 2 गुना 2023 तक। और इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाएगा, उनकी आजीविका जो है रेनफेड एरियाज़ में बढ़ाई जाएगी और फूड सिस्टम जो है, खाद्य प्रणाली जो है उसको भी जो है लचीला बनाया जाएगा। इसमें देखिए वही सारी चीज़ें हैं, ये नया प्रोग्राम है गवर्नमेंट सब। वाटरशेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटरशेड प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन ये सब करेंगे तो इससे जो है बढ़िया होगा। ऊपर जो सारी चीज़ बताई वो किया जाएगा। इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है, अच्छा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में डिफरेंस होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। बताइएगा क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग पेपर पे लिख के बता सकते हैं।
IBRD फाइनेंसिंग जो है कर्नाटका को 60 मिलियन देगा, उड़ीसा को 49 देगा, और इंडियन गवर्नमेंट को जो है $6 मिलियन देगा। ठीक, और किसको? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को। आप लोग ये कमेंट करके बताना है किस मिनिस्ट्री में आता है। $115 मिलियन जो ये दे रहा है वर्ल्ड बैंक, इसकी मैच्योरिटी होगी 15 साल की, और ग्रेस पीरियड होगा 4.5 ईयर का। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं दे पाए तो ग्रेस पीरियड 4.5 साल का और है इसमें। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित। देखिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब बिल्कुल बहुत आराम से समझिएगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक, ये एक प्रोजेक्ट है। पहले क्रिमिनल जस्टिस को बढ़िया, पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने क्वेश्चन पूछा था शायद नीचे, मालूमात कमेटी। ठीक, मालूमात कमेटी जो थी वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या सुधार हो सकता है उसके लिए था। ठीक, अब इसमें सुधार को, इसमें कई सारे रिकमेंडेशन थे, उनको मानते हुए सुधार को लाने के लिए कई सारी चीज़ें करी गई, जिसमें से मेन चीज़ थी कि भैया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। ठीक, ताकि डिले विले कम हो, कन्विक्शन रेट जल्दा तेज़ी से बढ़े, पारदर्शिता बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ये सारी चीज़ें थी। तो उसमें 5 पिलर पे काम किया गया। ठीक, 5 पिलर भाई साहब कौन कौन से थे? 5 पिलर थे ये वाले। एक तो CCTNS बनाओ, यानी कि हर पुलिस स्टेशन जो है उसको जो है ऑनलाइन जोड़ दो इंटरनेट से। ठीक, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। दूसरा था फॉरेंसिक, जो सलूखे थे ना CID वाले, वैसे ही वो काम जो भी होते हैं रियल में उनको भी ऑनलाइन जोड़ो। कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट की सारी कार्रवाई जो है ऑनलाइन कर दो। प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, ठीक, जो भी लोग अभियोजक हैं उनके लिए अभियोजन वाली काम कर दो। और प्रिजन, प्रिजन का जो भी प्रबंधन है उन सबको जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन कर दो। ठीक, ये अलग अलग पिलर बनाए गए। ठीक, अब क्या हुआ कि ये पिलर अब ये पहले फेज में हुआ था, अब आ गया फेज 2। फेज 2 में क्या कर रहे हैं कि अब ये पांचों पिलर को एकीकृत कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि आपने मान लीजिए कहीं पे भी CTNS में मान लीजिए FIR हुई तो वो जो है आप दूसरे भी मान लीजिए प्रिजन में जाके आपने चेक करना चाहा तो आपने डेटा वहाँ से डाला, लेकिन यहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हो। अब इन पांचों पिलर को इंटीग्रेट, एकीकृत किया जा रहा है। सिंपल सी चीज़ है, 1 डेटा 1 एंट्री के बेसिस पे, प्रिंसिपल पे लोग चल रहे हैं, 1 डेटा 1 एंट्री। ठीक, और यही प्रोजेक्ट जो है फेज 2 इसको कहा जा रहा है। 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है उसने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 3375 करोड़ रुपये को लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक, यानी कि जो है इसमें केंद्र क्षेत्र की योजना है, केंद्र गवर्नमेंट जो है 100% इसमें पैसा देती है। इसमें वहीं ऑनलाइन जो है हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तैयार किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि इसको क्रियान्वित करे। किसके साथ मिलके? NIC के साथ मिलके। भाई NIC ही तो ये सब ऑनलाइन करने में मदद करता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री के अंतर्गत, या फिर ये कोई एक अलग ही स्वायत्त निकाय है? क्या चीज़ें बताइएगा। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ में कोलैबोरेशन में, ठीक है, सहयोग से। और ये जैसा मैंने पहले ही बताया, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म है, IT सिस्टम को जोड़ना है। 5 पिलर बनाए गए थे, पांचों पिलर को अब एकीकृत किया जा रहा है फेज 2 में। और 1 डेटा 1 एंट्री के माध्यम से एक भी आप पिलर में अगर मान लीजिए आपने कोई डेटा डाला तो दूसरे जगह से आप जाके चेक कर सकते हैं, ताकि एक इंटीग्रेशन हो जाए, डुप्लीकेशन ना हो, और जल्दी से जल्दी जो है क्राइम जो है पकड़ा जाए, क्रिमिनल को पकड़ा जाए और जो है आगे कार्रवाई की जाए। ठीक, अच्छा, गांधी जी का एक कोट आ गया, याद आ गया, पता नहीं कैसे। गांधी जी ने कहा था कि हेट द सिन नॉट द सिनर। हेट करो पापी मतलब पाप से, ना कि पापी से। ठीक, मतलब ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप कर रहे हो तो उनको जो सज़ा दी जाती है वो उनके रिफॉर्मेशन के लिए होती है, ना कि रेट्रीब्यूशन के लिए। बदले की भावना से नहीं किया जाता काम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही बस मुझे एकदम याद आया, तो हो सकता है आप लोग भी इसको लिख सकते हो। डेथ पेनल्टी पर कोई क्वेश्चन आता है उस पर भी अलग आप जो है लिख सकते हैं। ठीक, डेथ पेनल्टी में भी हम लोग रेट्रीब्यूटिव नहीं, हमारा जो ये न्यायिक प्रणाली है वो रिफॉर्मेटिव है, ना कि रेट्रीब्यूटिव। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ठीक, अब देखो ये चिड़िया है और ये हमारे बैकयार्ड में आ जाए और तो हम इसको काउंट कर लें, लेकिन ये कोई स्थानीय या फिर लोकल लेवल का जो है ये वो काउंटिंग नहीं हो रही है, ये ग्लोबल लेवल की है। और ये फरवरी 18 से 21 तक चल रही है, 4 दिन चलेगी।
और ये ग्लोबल इवेंट होता है बर्ड बैकयार्ड बर्ड काउंट करने का, ठीक। और ये डेटा जो है इसको जो यूज़ किया जाता है, डेटा लोग देते हैं, एंट्री करते हैं, और फिर इससे जो है कैसे संरक्षण किया जाए बर्ड का, उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसको भारत में कहाँ से जो है स्टार्ट किया गया? पहले दिन मैसूरू के जो है एक बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता वाला एक लेक है, कुकराहल्ली लेक, उस वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक। और इसमें ई बर्ड इंडिया और बर्ड काउट इंडिया ये लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसमें समन्वय बैठा रहे हैं, डेटा एंट्री करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। और ये कहाँ हुआ? कुकराहल्ली बता दिया आपको, हेबल्ला लेक हो गया, करांजी लेक हो गए, मुगना हुंडी लेक हो गया, लिगम बुद्धि लेक हो गया, और तिपियाना केरा, ठीक, ये भी लेक हो गया, ठीक। ये एक्सरसाइज हमें प्रोवाइड करती है कि भैया बर्ड पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, और कैसा उसका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि बर्ड की पॉपुलेशन को सपोर्ट करें। कितनी क्यूट लग रही है ये, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है, क्रेटोडेक्टाइलस एक्सरसाइटस, ठीक। ये व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइटस ये मतलब नाम है, साइंटिफिक नेम है। ये हर्पेथोलॉजिस्ट की एक टीम थी, ठीक। हर्पेथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मान लीजिए कोई एम्फीबियन है, पशु चिकित्सकों की टीम ने रेप्टाइल के इन पे सबसे शोध करते हैं। जूलॉजी का एक मतलब हर्पेथोलॉजिस्ट जो है सब वो होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो इन्होंने रिकॉर्ड किया नई स्पीसीज बेंट टोड गैको की, ठीक है ना, बेंट टोड गैको की इन्होंने नई प्रजाति को ढूंढा। कहाँ पर? उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में, ठीक ठीक। कुछ मतलब हर्पेथोलॉजिस्ट ने बेंटो गेको, अच्छा नाम से नहीं समझ में आ रहा, अब पिक्चर देख लो, ठीक। समझ लो कि छिपकली से इन लोगों ने ढूंढी है, नई छिपकली है, मेघालय में ढूंढी गई है, वहाँ के मेट्रो स्टेशन से, सॉरी मिलिट्री स्टेशन, उमरोई मिलिट्री स्टेशन से ढूंढी गई है। तो इसलिए इसका नाम जो है क्रेटोडेक्टाइलस एक्सराइटस रखा गया है। एक्सराइटस का मतलब लैटिन में आपका आर्मी होता है, ठीक। तो इंडियन आर्मी बेंटोड गैको भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में साइंटिफिक नेम जो है ये है, ठीक। साइंटिफिक नेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है पीछे, तो इसलिए बताया जा रहा है। और इंडिया में पाया जा रहा है कहाँ पे? मेघालय में, उमरोई में। और आर्मी का मिलिट्री स्टेशन से हुआ है, इसलिए वहाँ से पाया गई है, तो इसलिए जो है इसका नाम एक्सराइटस रखा गया। इसके अलावा और भी कुछ बेंट टो जो है, मतलब मुड़ा हुआ जो है टो, जो गेको है उसको ढूंढा गया है, ठीक। जैसे कि मिजोरम के सियाहा डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्होंने न्यू बेंटोड गेको भी ढूंढी, इसको भी क्या बोला गया? क्राइटोडेक्टाइलस सियाहानेसिस, ठीक। ये मिजोरम का है। इसके अलावा जो है एक और जो है क्राइटोडेक्टाइलस लुंगेलेंसिस, ये मिजोरम के लुंगलेई जो टाउन है वहाँ से ढूंढा गया। तो मिजोरम में सियाहा और लुंगलेई, और आपका उमरोई वाला जो है उसको एक्सराइटिस बोला गया क्योंकि मिलिट्री स्टेशन से ढूंढा गया, वो है मेघालय में। मेघालय में क्या है? गारो खांसी जयंतिया हिल्स, ठीक, याद करिएगा। और ये जो है भारत में 40 स्पेशीज बेंटोड गेको की पाई जाती हैं, और 16 तो उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है। इसमें देखिए मैंने आप लोग कल इससे क्वेश्चन में पूछा था, इंडिया यूएई के रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने और जो क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के, अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, इनका वर्चुअल समिट हुआ। इसमें कई सारी चीज़ें हुई। तो एक तो पहली बात है कि रणनीतिक जो साझेदारी है, यानी कि सामरिक साझेदारी है, इसमें इंडिया यूएई ने एडवांस किया है, और इसको बोला है न्यू फ्रंटियर न्यू माइलस्टोन। अच्छा, अभी मैंने पीछे आप लोगों को न्यू फ्रंटियर करके कुछ पढ़ाया था, कोई कमेंट करके बताएगा क्या चीज़ है? जो रिवाइज कर रहा होगा उसी को याद आएगा, नहीं तो एग्जाम में अभी जो हालत है मेरे क्वेश्चन पूछते हुए ना, वैसी ही हालत आपकी रहेगी, ठीक। रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा, बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जॉइंट विजन स्टेटमेंट डाला है, एडवांसिंग द इंडिया यूएई कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न्यू फ्रंटियर न्यू माइलस्टोन, ठीक। इसके अलावा इन्होंने रोड मैप बनाया है कि फ्यूचर में हमारी पार्टनरशिप क्या होगी, कौन से एरियाज़ में होगी, क्या क्या आउटकम होना चाहिए, ठीक। कौन से एरियाज़ है भाई साहब? एनर्जी, इकोनॉमी, क्लाइमेट एक्शन, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, स्किल, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, बहुत सारे। इसके साथ ही जो एक बहुत ज़्यादा चर्चा में आया वो था CEPA, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, भारत और यूएई के बीच में हुआ, ठीक।
और इसमें जो है कई ज़्यादा बेनिफिट हमारे भारत के बिजनेसमैन और यूएई के बिजनेस को मैन को मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे का एक देखो मार्केट एक्सेस हो जाएगा, और दूसरा जो है टैरिफ भी घटेंगे। ठीक है ना। सेपा है एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बोल लो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सारा ट्रेड फ्री में हो जाएगा, इसमें एक लिस्ट भी बनती है, इसको बोलते हैं निगेटिव लिस्ट। ठीक, निगेटिव लिस्ट में कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज होते हैं जिनको जिस पर कि टैरिफ इस वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाहर रखा जाता है। समझ में आ गया। तो ये निगेटिव लिस्ट जरूर होती है, इसको भी ध्यान रखना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डजंट मीन कि होल ट्रेड विल बी विदाउट टैरिफ। ठीक, इसमें कुछ कुछ टैरिफ कम भी हो सकता है, किसी किसी पे नहीं भी होगा, क्योंकि देखो व्यापार में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लीमेंटिंग चीज़ भी होती है। आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है तो मुझे, और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, तो उन जो है उसकी एक लिस्ट बनाओ, उसमें फ्री कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ज़रूरत है ना, हमको हमको अगर नहीं मिलेगा तो हमारे पास तो दिक्कत है, तो उसमें फ्री कर लो, बाकी में टैरिफ कम कर लो, और कुछ में जो है मत करो भाई, जिसमें आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास चीप लेबर है और हम वहाँ से और चीप लेबर मांग ले, हम तो उसको क्यों आने दें। ठीक है, तो उस पर हम टैक्स बढ़ाएंगे, लगाएंगे। ठीक, मान लीजिए हमारी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए खिलौने की इंडस्ट्री है, अब हमको चाइना ये कहते हैं कि एक ये हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और खिलौने तो तुम्हारे यहाँ हम डालेंगे फ्री में, तो हम क्या आने देंगे, क्या मर जाएंगे हमारे सारे कितने लोग। तो ये चीज़ है, तो निगेटिव लिस्ट भी होती है, वो सब डिसाइड किया था, इसलिए इतना टाइम लगता है। ठीक, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये टारगेट याद रखिएगा कि अभी जो हमारा ट्रेड है यूएई के साथ में 60 बिलियन डॉलर का, उसको 5 साल में 100 बिलियन डॉलर करना है। पीछे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कौन सी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रेड हमारा होता है। तो यूएई कौन सा नंबर पे था, कमेंट करके बताइएगा। दो लीडर ने एक जो है स्मरणीय स्टाम्प भी निकाला है। 50 साल हो गए यूएई के फाउंडेशन के और 75वीं एनिवर्सरी है इंडियन इंडिपेंडेंस पे, उस पर एक जो है स्टाम्प भी निकाला है इन्होंने। दो जो है समझौता ज्ञापन और भी हुए आपके इंडिया और यूएई के बीच में। एक तो अपेडा और डीपी वर्ल्ड एंड अल डहरा के बीच में फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर से संबंधित, और दूसरा इंडिया की गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के बीच में हुआ एमओयू साइन हुआ। इसके अलावा दो और हुए हैं, वो एक क्लाइमेट कोऑपरेशन करना है क्लाइमेट एक्शन पे, और जो है एजुकेशन पे। ठीक, तो इस पे भी कुछ समझौता ज्ञापन हुए हैं। समझौता ज्ञापन में देखो, अभी छत्तीसगढ़ वाले पेपर में भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बताया था कि इस तरीके के समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हुए तो किस किस कंट्री से हुए हैं और किस क्षेत्र से हुए। ये बस दो चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार पढ़ोगे याद आ जाएगा, वहाँ पे प्रीलिम्स में जो है सामने होता है ऑप्शन, वहाँ से वो कर लोगे, लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज का ये सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये देखिए ICGS वाला जो था ना इंटीग्रेटेड की वो फेज़ 2 चालू हो रहा है। ठीक, तो उसमें देखो इस तरीके से रहेगा। ठीक, ये इसका डायग्राम है, ये PDF में देख लीजिएगा और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके। ठीक, जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करिएगा, आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ावा जरूर दीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।